नमस्कार। शुक्र के विचारों का अध्ययन करने के क्रम में अब हम शुक्र के राजा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। शुक्र ने राजा के अनिवार्य देवत्व का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि शुक्र की ये मान्यता है कि राजा के दायित्व जो हैं वो विवेक युक्त हों। राजा के विवेक के पक्ष का एक बहुत विस्तृत बृहद वर्णन शुक्र ने स्पष्ट रूप में किया है। उससे ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि देवत्व का राजा के व्यक्तित्व में देवत्व का प्रतिपादन शुक्र ने नहीं किया, बल्कि शुक्र ये मानते हैं कि राजा में उन गुणों का निधान होना चाहिए, उन गुणों की उपस्थिति होनी चाहिए राजा के व्यक्तित्व में जिनके कारण की दिव्यता सृजित होती है, बनती है। तो दिव्य गुणों की उपस्थिति राजा के व्यक्तित्व में मूल्यों के रूप में होना आवश्यक है। राजा के पद के देवत्व का किसी प्रकार का समर्थन शुक्र ने नहीं किया। इसी प्रकार शुक्र ने शासक के आचरण और गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों का वर्गीकरण किया है, लेकिन उस संदर्भ में शुक्र ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि शासन का निर्वाह करना राजा के लिए तप के तुल्य है, तप के समान है, तपस्या के समान है। तो इसलिए एक प्रकार से शासन को संभालना, उसे व्यवस्थित करना, शासन का संचालन करना ही राजा का परम कर्तव्य है। वो ही उसके लिए तपस्या है, तप है। और इस आधार पर राजा के व्यक्तित्व में जिस प्रकार के गुणों की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति के रूप में शुक्र ये मानते हैं कि एक सात्विक प्रकार का राजा होता है, जो धर्म में रत रहकर, धर्म के प्रवृत्ति में ओतप्रोत रहकर प्रजा का पालन करने वाला होता है। वो संपूर्ण यज्ञों को और जो अनुष्ठान आदि हैं उन्हें संपन्न करने वाला होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, दानशील, क्षमाशील, शूरवीर, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने वाला, जितेंद्रिय, इस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी होता है सात्विक राजा। दूसरी प्रवृत्ति है रज। राजसिक राजा जो है वो थोड़ा भौतिक पदार्थों में, जैसे घमंडी भी हो सकता है, लोभी, कपटी, कथनी करनी में, अंतर करने में जरा भी संकोच न करने वाला, एक प्रकार का अंतःकरण जो है वो धर्म की दृष्टि से इतना शुद्ध नहीं होता, बल्कि सांसारिकता में ज़्यादा रत होता है, वो कहलाता है राजसिक राजा। एक होता है तामसिक राजा। तामसिक राजा जो है वो सात्विक प्रवृत्ति के नितांत विपरीत है। सदैव कलह में रुचि रखने वाला, असंतोष का आधार या उग्रता, हिंसा, अधर्म, इन सबको बिना किसी विवेक के मापदंड पर नापतोल किए बिना बेझिझक इनका प्रयोग करने वाला, नकारात्मकता को आश्रय देने वाला, इस प्रकार का राजा जो है वो तामसिक प्रवृत्ति वाला तामस राजा कहलाता है। सात्विक राजा में एक प्रकार से देवत्व का अंश, गुणों के रूप में देवत्व का अंश यानी देवता का किसी सशरीर रूप में उपस्थिति नहीं, बल्कि देव गुणों की उपस्थिति होती है सात्विक राजा में। तामसिक राजा में एक इसी प्रकार राक्षस वृत्ति, असुर वृत्ति का समावेश होता है। और राजसी या राजस प्रवृत्ति से युक्त राजा जो है वो एक मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य की तरह से व्यवहार करने में सक्षम होता है। शुक्र ये भी मानते हैं कि इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, इन सब जो प्राकृतिक देव हैं, इन देवों के नित्य गुणों को, इनके श्रेष्ठता वाले पक्ष को अपने व्यक्तित्व में अपनी कहना चाहिए कोशिश करके, अपनी तपस्या के माध्यम से राजा अपने व्यक्तित्व में धारण करता है इन गुणों को। इसलिए राजा के प्रभाव में इस प्रकार का एक कहना चाहिए
आकर्षण होता है, एक क्षमता होती है जिसके कारण वो जनता का स्वामी, प्रजा का स्वामी बनता है। स्वयं शासक की दिव्यता की अपेक्षा शुक्र ने शासकीय दायित्वों की दिव्यता पर अधिक बल दिया है कि अगर शासकीय दिव्यता होगी यानी उन गुणों का समावेश राजा के व्यक्तित्व में होगा तो राजा का ऐसा व्यक्तित्व गुणों के आधार पर वही प्रभाव, वही क्षमता उत्पन्न कर सकता है जैसी कि दिव्य आधार पर या दिव्यता में या दैवीय आधार पर होती है। राजा के गुणों और कर्तव्यों का वर्णन भी शुक्र ने किया है और जिसमें मानवीय गुणों का समावेश जो एक व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में आवश्यक है या पूर्ण बनाने के हेतु बनते हैं, उन सभी गुणों का वर्णन शुक्र ने किया है। जैसे विनयशील होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह में और नियंत्रण में कुशल होना चाहिए, आचरण के श्रेष्ठ गुणों को अपनाने में राजा सदैव स्वयं पहल करे, किसी प्रकार की हिचकिचाहट उसे नहीं होनी चाहिए। धर्म और धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों में राजा को तत्परता होनी चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मद, मान जो शत्रु हैं, सामान्य कहना चाहिए व्यवहार के या आत्मा को पतन की तरफ अग्रसर करने वाले जो 6 शत्रु हैं, इन दुर्गुणों से राजा को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार नीति शास्त्र, नैतिकता और मूल्यों का अनुसरण करने वाला और उनको स्वीकार करने वाला राजा होना चाहिए। राजा केवल राजकुल में उत्पन्न होने के कारण ही प्रजा का आदर प्राप्त नहीं कर सकता, वस्तुतः उसके गुण ही उसे आदर प्रदान करवाते हैं। जिस राजा के व्यक्तित्व में गुणों का जितना सघन आधार होगा वो प्रजा में उतना ही सम्मानीय माना जाएगा। तो राजा केवल एक कुल मात्र में उत्पन्न होने से, अपने जन्म से राजा नहीं होता, उसकी श्रेष्ठता और उसका सम्मान जो है वो उसके गुणों पर निर्भर करता। हम ये कह सकते हैं कि राजा इन गुणों को प्राप्त करके, अर्जित करके अपने सम्मान और श्रेष्ठता का स्तर स्वयं प्राप्त करता है या स्वयं स्थापित करता है। राजा जितना गुणों को संग्रहित करने का, उनको अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करेगा, राजा प्रजा में उतना ही सम्मान का अधिकारी बनेगा। राजा की दिनचर्या तक का भी निर्धारण शुक्र ने किया है, विस्तार से वर्णन किया है। राजा केवल राजधानी में ही ना रहे बल्कि वो अपने राज्य क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भ्रमण करता रहे, दौरा करता रहे, ताकि प्रजा के सुख दुख का या उनकी वास्तविकता का या समस्या का उसे पता चलता रहे। और कर्मचारियों की निष्ठा और कर्तव्य, वे अधिकारी जो लोक सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे कितनी निष्ठा से प्रजा का पालन कर रहे हैं और अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, इसको जांचने के लिए, कर्तव्य परायणता की जांच करने के लिए राजा को भ्रमणशील रहना चाहिए। और राजा के लिए शुक्र ने 8 प्रकार के आचरण का उल्लेख किया है। जैसे राजा को दुष्टों को दंड देना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठान, राजसूय, यज्ञ आदि भी करने चाहिए। न्यायपूर्ण ढंग से कोष को समृद्ध बनाना चाहिए, उसे व्यवस्थित रखना चाहिए। राजाओं को शुक्र जो है वो करदाता बनाए, अपने अधीन बनाए, अपने क्षेत्र का और प्रभाव का विस्तार करता रहे, शत्रु का मर्दन करे, दमन करे और दान करता रहे, भूमि का विस्तार करता रहे। इस प्रकार के आचरण का उल्लेख राजा के लिए शुक्र ने किया है। साथ ही साथ शुक्र ने राजा के लिए, राजा के उपरांत उत्तराधिकारी की व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। और ये उत्तराधिकार की व्यवस्था जो है, जिसमें युवराज जो है वो राजा का दायां नेत्र है, इस तरह का उल्लेख शुक्र नीति सार में दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ शुक्र नीति में ये भी स्पष्ट है कि राजा की धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है वो ही राजपद का अधिकारी है। लेकिन यदि
राजा को पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र के विधान का भी वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ चाचा या बड़े भाई के जो पुत्र या दोहित्र आदि जो हैं उनको भी वंशानुगत क्रम में राजपद के लिए योग्य माना है। इसी प्रकार शासन का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट करते हुए भी राजा को प्रशासनिक और शासन संबंधी कार्यों से जोड़ा है। शासन और मंत्रणा संबंधी जो कार्य हैं राजा के, उन सभी कार्यों में एक विशेष प्रकार का कहना चाहिए निष्ठा और कार्यशील सक्रियता का जो नज़रिया है वो राजा का अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शासन संबंधी विचारों में भी शुक्र जो है वो राजा के कर्तव्यों को और विस्तृत रूप में स्पष्ट करते हैं। शासन संबंधी और मंत्री मंत्रणा आदि से संबंधित विचारों के संबंध में शुक्र ये मानते हैं कि शासन का उद्देश्य जो है वो सभी प्रकार से प्रजा का हित संवर्धन करना है। प्रजा पोषण और पालन के अतिरिक्त शासन का किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है। राजा का जो व्यापक कार्यक्षेत्र है राज्य का, वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण से होता है। तो ये जो स्वरूप है प्रजा पालन और पोषण का के दायित्व का, ये एक प्रकार से समाजवादी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के साथ जोड़कर ये वाला जो आधार है समाजवादी और लोक कल्याणकारी क्षेत्र का, वो कायम होता लगता है। इसी प्रकार शासन का लक्ष्य जो है वो अर्थ धर्म और काम त्रिवर्ग में की पूर्ति में सहायक बनना है, क्योंकि समाज का, व्यक्ति का, सबका लक्ष्य जो है वो अर्थ धर्म काम इन तीन प्रकार के विशेष कार्य प्रवृत्तियों के मध्य संतुलन बनाना है। और इनका संतुलन जो है त्रिवर्ग का, अर्थ धर्म और काम का संतुलन जो है वो एक प्रकार से मोक्ष की पृष्ठभूमि का निर्धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। उस प्राप्ति को सरल, सहज और संभव बनाना, त्रिवर्ग को संतुलित करना है। और इस त्रिवर्ग के संतुलन में मुख्य भूमिका शासन की यानी राजा और राज्य की होती है। इसी प्रकार मार्गों, मकानों, यातायात, आवागमन, इन सब का प्रबंध करना, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, धोखाधड़ी, मिलावट, मद्यपान या जुआ या मृगया, इस प्रकार के जो विलासिता के और नकारात्मक दोष हैं, इन दोषों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शस्त्र जो है वो लाइसेंस के आधार पर दिए जाएं, अनुमति प्रदान करके। इसी प्रकार जो राज्य की संपत्ति है, चाहे वो बहुमूल्य धातुएं और वस्तुएं हैं या पशु हैं या दास आदि हैं, इनके क्रय विक्रय पर राजा और राज्य का शासन का नियंत्रण होना चाहिए। इसी प्रकार प्रजा द्वारा मनाए जाने वाले जो उत्सव हैं, इन उत्सवों का राजा को सम्मान करना चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। लोक संस्कृति के माध्यम से समाज की सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण आधार बनते हैं, इसलिए राजा को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। अकेला शासक संपूर्ण राज्य का कार्य संचालन स्वयं नहीं कर सकता, तो इसके लिए योग्य सलाहकार मंत्री और अधिकारियों, उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो शासनिक रूप में राज्य की समस्त गतिविधियों का संचालन और उनकी क्रियान्विति करते हैं। मंत्री जो है वो राज्य के 7 अंगों में से एक अंग माना गया है। जो प्रशासनिक क्षेत्र में मंत्री का स्तर है या मंत्री की स्थिति है, उसमें मंत्री को 7 प्रवृत्तियों में से एक माना गया है। और इसलिए शुक्र ये मानते हैं कि मंत्री को एक प्रकार से समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत जिम्मेदारी पूर्वक राजा को मंत्रणा या परामर्श या जो वास्तविक सूचनाएं हैं
वे प्रेषित करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी और उच्चाधिकारी जो हैं, इनकी संख्या, इनके नाम और इनके विशेष लक्षणों तक का वर्णन भी शुक्र ने किया है। इसी प्रकार जाति कुल की अपेक्षा कर्मशीलता और जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो अधिक पूजनीय हैं। जाति प्रधान न होकर कर्म प्रधान व्यक्तित्व को और उनके गुणों को प्राथमिकता देने का समर्थन शुक्र ने किया है। मंत्रियों को सदैव राजा के प्रति, राज्य और प्रजा के हित के प्रति चिंतन करते रहना चाहिए। इनके अतिरिक्त राजा का हित, राज्य और प्रजा के हित के अतिरिक्त मंत्रियों का कोई कार्यक्षेत्र नहीं है, इसलिए उनका हित चिंतन करना ही मंत्रियों का कर्तव्य होता है। प्रतिनिधि को औचित्य और अनौचित्य, सही और गलत के बीच सदैव निर्णय करके फिर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रतिनिधि और मंत्री आदि जो हैं वे राजा को पतन की तरफ नहीं बल्कि सत्कर्म की ओर प्रेरित करके उसके व्यक्तित्व को और संपूर्ण बनाए, इस तरह की चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार राजा का जो बल है, शस्त्र या शास्त्र का जो बल है, वो राजा द्वारा नियुक्त किए गए मंत्रियों के बूते पर ही परिलक्षित होता है। इसलिए योग्यतम अधिकारियों की नियुक्ति एक प्रकार से, उनका चयन और उनकी नियुक्ति जो है वो एक बहुत समझदारी से, बहुत सतर्कता पूर्वक किया जाने वाला कार्य है। मंत्री जो है वो राजा को साम दाम दंड भेद के उपायों से के प्रयोग के लिए अवसर के अनुकूल परामर्श देते हैं और इन्हीं परामर्श पर मनन करके राजा जो है वो राज्य के हित की रक्षा का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार राजकीय आय व्यय का विवरण मंत्रियों को, कर्मचारियों को रखना चाहिए, शासन को, और उसके अनुरूप जो है वो बजट या विवरण प्रस्तुत किया जाए, उसकी सार संभाल की जाए और उसमें निरंतर जो राज्य की संपत्ति है उसमें निरंतर वृद्धि का चिंतन किया जाए। राज्य कर्मचारियों की स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा पर भी शुक्र ने बहुत विस्तृत रूप में विचार किया है और ये माना है कि राजा जो है वो पुरोहितों का सम्मान करे, अपने मंत्रियों का भी सम्मान करे। विशेष रूप से पुरोहितों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि पुरोहित वेदों के ज्ञाता हैं, वेद समस्त ज्ञान का स्रोत हैं। इसलिए जितेंद्रिय, विद्वान, शास्त्रों के मर्मज्ञ, नीति और व्यूह रचना में कुशल और पुरोहित जो है वो शाप और अनुग्रह में भी पारंगत होते हैं, कुशल होते हैं। इसलिए राजा को पुरोहितों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। राज्य कर्मचारियों की स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का उल्लेख भी शुक्र ने किया है। स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी राज्य के लिए एक संपत्ति के रूप में, राज्य की एक मजबूती का आधार बनते हैं। राज्यसभा के निर्माण, नगरों की सजावट, द्वार आदि का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार शुक्र ये मानते हैं कि राजा के अंगरक्षक, युवराज, सेवक, मंत्री, उच्चाधिकारी, पदाधिकारी, इन सब की स्थिति का शुक्र ने क्रमवार वर्णन किया है और ये माना है कि विस्तृत मंत्रणा के लिए राजा का एक दरबार, राज दरबार होना आवश्यक है। और आर्थिक रूप में जो वित्तीय नीति का प्रावधान शुक्र ने बताया है उसमें शुक्र ने ये बार बार स्पष्ट किया है कि प्रजा से प्राप्त कर के रूप में आय जो है वो ही राज्य की इनकम का एक कहना चाहिए प्रत्यक्ष स्रोत है। राजकीय नियमों और आदेशों के पालन के लिए जनता में आदेशों और नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। तो ये एक ऐसी शासकीय व्यवस्था है जिसका ध्यान राजा को रखना चाहिए। राजा किस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी होकर प्रजा में अपनी कैसी गरिमा या कैसा अपना स्वरूप
या लोकप्रियता या सम्मान प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन शुक्र ने राजा की नीति, राजा के स्वरूप और राजा के बारे में विचार करते हुए स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ शासकीय नीति में किस प्रकार जो राजकीय नीतियां हैं उनकी सफलता सुनिश्चित की जाए, इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके पदानुक्रम की व्यवस्था, उस व्यवस्था में उनका संबोधन, डेजिग्नेशन, उनका वेतन आदि सबका एक विस्तृत वर्णन जो है वो शुक्र ने शुक्र नीति के अंतर्गत किया है। धन्यवाद।